गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, और मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था। उनमें से मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो करण एंड महक, उन दोनों ने बहुत तरीके से और बहुत जल्दी मुझे अपना होमवर्क मुझे होमवर्क करके दिया। इसके लिए मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बाकी जो बच्चे हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि जो मैं काम करा रहा हूँ वो केवल वीडियो बनाने के लिए नहीं है। मेन मोटिव मेरा यही है कि आप लोग उस वीडियो को देख करके अपने आप को थोड़ा और अच्छा स्टडी में करें। ओके बेटा? तो जो बच्चे अभी तक काम करके नहीं दिए, होमवर्क नहीं दिए मुझे, वो लोग प्लीज़ अपना काम पूरा करें और मुझे जल्द से जल्द भेजें। बाकी बच्चों ने भी काम किया है बट उन्होंने बहुत लेट मुझे भेजा, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके? अगली बार भी मैं मेंशन करूंगा किस किस ने मुझे काम करके प्रॉपर तरीके से दिखाया। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, केमिकल इक्वेशंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ओके बेटा? तो जो पिछली वीडियो थी केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी रिएक्शंस थे उनको बहुत ज़्यादा बड़े वाक्यों में नहीं तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाता है, मतलब वाटर बनाता है। तो इस अभिक्रिया को मैं क्या कर सकता हूं, इस अभिक्रिया को मैं शॉर्ट तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, बहुत संक्षिप्त रूप में लिख सकता हूं। तो उस संक्षिप्त रूप में लिखना ही उस बड़ी इंफॉर्मेशन को, जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो वाटर बनाता है। तो उस पूरी स्टेटमेंट को मैं बार बार क्या नहीं कर सकता हूँ, पूरा लिख नहीं सकता हूँ। इससे क्या होता है बेटे, टाइम वेस्ट भी होता है और बहुत अच्छा हम लोगों को दिखने में लगता नहीं है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, बस सिंपल सी एक बात है। जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा उसका एक छोटा सा एक पार्ट जो आगे बढ़ जाता है वही है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ केमिकल इक्वेशन है क्या। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in it known as a chemical equation। हिंदी में किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं, और इसको और शॉर्ट में मैंने लिख रखा है इंग्लिश में, रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने कल पढ़ी थी, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ी थी, उसको प्रतीकात्मक रूप में लिख देना क्या कहलाता है बेटा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इतनी बात क्लियर हुई? जैसे मैंने आपको नीचे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा, ठीक है। अब उस पूरी स्टेटमेंट को लिखने से अच्छा क्या है कि मैं शॉर्ट तरीके से सिंबल्स, यानी कि जो सिंबल्स हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके मैं क्या कर दूं बेटा, उसको एक जैसे समीकरण होता है मैथ्स के अंदर, उस तरीके से लिख देना। आई बात समझ में? और ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेफ्ट साइड के जो साइड होती हैं एलिमेंट्स, उनको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, नहीं है तो हिंदी में अभिकारक। और जो राइट साइड पे होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो यानी कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन लोग को हमने किस रूप में लिख दिया बेटा, सिंबल के रूप में लिख दिया। ओके? इस तरह कार्बन है, कार्बन ना लिख करके मैंने क्या लिखा, केवल सी लिखा। और ये जो ऑक्सीजन है, मैंने ऑक्सीजन ना लिख करके उसका सिंबल ओ लिखा, तो मेरा क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना हमारा क्या कहलाता है बेटा, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ओके? इसी प्रकार से ये मैंने एक और लिख रखा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको स्टेटमेंट में नहीं लिखा, सिंपल उसको मैंने फॉर्मुलर सिंबल का यूज करके लिखा, उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये जो मैंने आप लोगों को बातें यहाँ पर दिखाई, ये जो कुछ मैंने आप लोगों को लिख लिख करके दिखाया है, एरो का यूज करके, सिंबल्स का यूज करके, आपको पता है ये जो है ना अच्छा से नहीं लगता है। ओके? कुछ अधूरा अधूरा सा इसके अंदर लगता है। तो बच्चों क्या होता है, इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, जिससे हमको पता लगे इसके अंदर और क्या बातें चल रही है, कौन सी चीज लिक्विड है, कौन सी चीज गैस है, कौन सी मीन्स क्या कहते हैं सॉलिड के रूप में है,
तो इस चीज को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन का या इंडिकेटर्स का हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। तो टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब कि इक्वेशन को देखते हमको समझ में आ जाए कि वहां पर क्या हो रहा है, कौन सी चीज किसके साथ मिल करके क्या बना रही है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीके से मेनली मैंने बता रखा है। एक और तरीका मैं बाद में बता दूंगा, बट अभी मेनली मैंने क्या बता रखा है, 3 तरीके से। ठीक है बेटा, ये देखिए आप लोग, 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को हमारी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब देखते हैं पहली क्या स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट होती है, दूसरी हीट से रिलेटेड होती है, और तीसरी क्या होती है, कंडीशन अंडर विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस। इतनी बात क्लियर हुई। तो एक एक करके अब हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं बेटा। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखिए मेरे साथ, जो फिजिकल स्टेट है, जो भौतिक अवस्था हम लोग बताते हैं, उसमें हम लोग 4 सिंबल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, 4 सिंबल्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है एक्वस, एक होता है गैसेस। ठीक है, सॉलिड मतलब क्या होता है, सॉलिड मतलब ठोस जिसका कुछ निश्चित आकार होता है। ठीक है, जैसे मेटल हो गया हमारी। लिक्विड मतलब पता है आप लोगों को, द्रव्य अवस्था में। एक्वस का मतलब क्या होता है बेटा, ये इसके अंदर है ना, हम लोग पानी मिला देते हैं या पानी में मिला हुआ एक सोल्यूशन है। ठीक है, और गैस होती है। तो हम लोग इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं बेटा, इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन, सॉरी, जो हमारी ये जो समीकरण है या इक्वेशन है, उसको हम और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। और याद रखना, ये जो फिजिकल स्टेट है, चाहे वो रिएक्टेंट हो, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट हो, मतलब विकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों तरफ हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं जरा हम लोग। जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर लिख रखा है, आप लोग मेरे साथ लिखिए, जैसे कि कार्बन है, ठीक है, और पीछे का एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अभी जो कार्बन है, कार्बन किस रूप में पाया जाएगा, हमारा सॉलिड, और ऑक्सीजन किस रूप में होता है, गैस। और जब इसको क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी गैस होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या मतलब है इसका, कि हम लोग फिजिकल स्टेट्स में इसका सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर हम लोग एक और चीज लें, जैसे कि हाइड्रोजन, आप जानते हैं, ठीक है, किस रूप में होता है, गैस, प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस के रूप में होता है। और इसको जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिएक्शन कराएंगे, विक्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से ये जो वाटर बना, ये लिक्विड स्टेट के अंदर हमारा आ गया। तो सिंबल से आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज गैस है और क्या चीज लिक्विड है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो ये जो सिंबल्स हम लोगों को इस्तेमाल करना क्या होता है, जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंपल ऐसे लिख के आ जाता है एग्जाम्स में, C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो ये तरीका गलत है। आप लोग सिंबल्स का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अच्छा स्कोर भी कर सके। उसके बाद बेटा मैंने दूसरी चीज आप लोगों को क्या बताई थी, ठीक है, दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई थी हीट। क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, हीट। तो हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, ऊष्मा के बारे में। तो इसको और डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर हीट से रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं या विक्रियाएं होते हैं, वो 2 टाइप्स की हैं। एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हिंदी में ऊष्माक्षेपी और इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं बोलते हैं। इसको हम लोग इसके मीनिंग से ही याद कर सकते हैं। ओके, इसके मीनिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं डेफिनेशन को। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सोथर्मिक को क्या बता रखा है, हीट रिलीजिंग, यानी कि आपकी जो ऊष्मा है, जो एनर्जी है, ऊर्जा, वो क्या होगी बेटा, वहां पर रिलीज होगी, निकलेगी वहां से। और जो एंडोथर्मिक है उसके अंदर क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब्स, यानी कि हीट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी बोलते हैं।
ठीक है, अब एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते बेटा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व या फिर रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या फिर निष्कासन होता है, यानी कि निकलती हैं, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? इसके लिए मैंने कुछ नीचे एग्जांपल्स आप लोगों के लिख रखे हैं, जैसे आप लोग देखिए ऊपर जो आपने एक C+O2 करके किया था, यहां पर आप देखिए C यानी कि सॉलिड कार्बन, ऑक्सीजन जिसको हम G से डिनोट करते हैं क्योंकि ये गैस रूप में है, और जब हम इसको अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अंदर से क्या निकलती है? हीट। ठीक है, तो यहाँ पर हीट क्या हो रहा है बेटा? रिलीज हो रही है, इसलिए हम लोग इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी। एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। और एक बात ध्यान रखना, हम लोग हीट को जब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो हीट को प्रोडक्ट के राइट साइड में, जहां पर प्रोडक्ट बनता है उसके राइट साइड में प्लस का साइन लगा करके दिखा देते हैं। ओके, एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक नेचुरल गैस यानी कि मीथेन है, जिसको हम नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, उसकी जब अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है, मैंने सिंबल्स का इस्तेमाल किया G, और जब इसका एग्जाम मीन्स रिएक्शन कराएगा तो क्या बना बेटा? CO2 बना, यानी कि अभी गैस के रूप में, और साथ में यहाँ पर वाटर भी बनता है, और साथ कर क्या रिलीज होते बेटा? हीट निकली, यहाँ पर ऊष्मा निकली। ठीक है, इसलिए इसको राइट साइड पे दिखाया, और राइट साइड दिखाने का मतलब क्या हो जाता है? ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि इससे पता लगा कि इस रिएक्शन में हीट निकली, ओके, ऊष्मा निकली। नेक्स्ट जो है हमारे पास, आप इस अभिक्रिया को भी देख सकते हैं, CaCl2, ये सॉलिड है, ये H2O है। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम, मतलब जो CaOH2 आपका बना आपका, और यहाँ पर क्या आ गया? HCl, ठीक है, प्लस में हीट भी निकली यहाँ पर। तो यहाँ पर हीट लिखने का मतलब क्या है कि कौन सा एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिंबल्स का आप लोग इस्तेमाल अच्छे से करते रहना, सिंबल्स को लिखना बंद मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और है, C6H12O6 एक्वियस सोल्यूशन है, उसके अंदर जब ऑक्सीजन को हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनता है बेटा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट, यानी कि ऊष्मा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूकोज बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारा क्या हो जाता है? इस तरीके से चीजें बन जाती हैं, और यहाँ पर हीट रिलीज होने का मतलब, यहाँ पर हीट लिखाने का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक बात और आप लोगों को याद रखनी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑल कंबंशन रिएक्शंस, ठीक है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, जो भी दहन से रिलेटेड होती हैं, जहां पर हम लोग जलाते हैं कुछ ना कुछ, तो ऐसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी नहीं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है बेटा? तो इस बात में एक और चीज का ध्यान रखना आप लोग, ये जो दहन है, तो दहन के अंदर आप लोग किस किस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं? आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो सकता है वहां पर आपका फ्यूल वुड हो सकता है आपका कोल हो सकता है केरोसिन हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सब चीजों का आप लोग क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मैंने केवल हीट का यूज किया है, तो जरूरी नहीं कि आप केवल हीट लिखो, हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या केवल एनर्जी भी लिखेंगे तो भी समझ में आता है, यानी कि ऊर्जा या ऊष्मा, ये सब भी लिखेंगे तो भी समझ में आता है कि वो एक्सोथर्मिक मीन्स क्या कहते हैं? एग्जाम्पल है। आगे एक और बात ध्यान दीजिएगा, जितनी भी मतलब जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब तो जो श्वसन हम लोग करते हैं, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या हो जाता है बेटा? एग्जाम्पल हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पर क्या हो जाता है? जब हम लोग क्या करते हैं बेटा? जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, तो उस टाइम पर जो एनर्जी है वो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। इसलिए इस इक्वेशन को भी, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक इक्वेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? सबको समझ में आ रहा है एक्सोथर्मिक क्या है? वेरी गुड।
उसके बाद हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया, यूज होना, किसका, हीट का यूज होना। अब रिएक्शंस इन विच हीट इज ऑब्जर्व्ड आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा शोषित या उपयोग में आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और यहाँ पर हीट का भी इस्तेमाल हुआ। ओके, तो हमारा क्या बन गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना। क्या बन गया बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। और ये सिंबल्स का मैंने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रखा। और हीट आपके रिएक्टेंट की साइड है, यानी कि अभिकारक की साइड है। तो यहाँ पर हो या मतलब इस साइड होने का मतलब क्या हो जाता है बेटा, इस साइड हीट होने का मतलब हो जाता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल बन जाता है। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी बात मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये जो मोनोऑक्साइड नॉर्मली बनता है, जो इंजन के जो मोटर्स होते हैं, ठीक है, इंजन की जो मोटर्स होते हैं व्हीकल के, ठीक है, जब वहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तब जाकर के नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से मैंने एंडोथर्मिक का एक और एग्जांपल दे रखा है, CaCO3। और जब इसको हीट किया जाता है तो हमारा इस तरीके CaO + CO2 बन जाता है। ओके बेटा, तो हीट यहाँ पर आने का मतलब क्या है, कौन सा रिएक्शन हो जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाती है। उसके बाद आप एक चीज और याद रखना, जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि वहां पर भी हीट आप यूज करते हैं। ओके, जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, तो वहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी क्या है बेटा, एक तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। क्योंकि केवल हीट नहीं, हीट हो, चाहे आप लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर ये सारी की सारी चीजें हैं तो वो सारी की सारी हीट चेंजेस के अंदर ही आती हैं। ठीक है, रोशनी होगी, बिजली होगी, आपका ऊष्मा हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है बेटा, ऐसी होती हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्या होना जरूरी होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर मैंने 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि एटमॉस्फेयर पर ये मैंने गर्म किया, साथ के साथ वहां पर मैंने जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ये दो कैटलिस्ट भी लिए। ठीक है, तब जाकर के मेरा क्या हो गया बेटा, मिथेनॉल बन गया। इतनी बात समझ में आई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर मैं केवल गर्म करूं उसको, इतना टेम्परेचर ले लूं, लेकिन वहां पर मैं कैटलिस्ट इन दोनों को नहीं लेता हूं, तो याद रखिएगा ये रिएक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल हीट नहीं, मतलब उसके अंदर कैटलिस्ट का होना जरूरी है। कैटलिस्ट क्या चीज होती है, कैटलिस्ट वो चीजें हैं जिसको हम हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं, जो क्या कर देते बेटा, रिएक्शन को पूरा करते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है उस रिएक्शन को पूरा करने के लिए। और इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब रिएक्शन पूरा हो जाता है तो ये एज इट इज हम लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं, कार्बन मोनोऑक्साइड और मतलब ये जो हाइड्रोजन है, इसका इस्तेमाल करके मैंने मिथेनॉल बनाया, ये दोनों मिक्स हो गए और मेरा एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। लेकिन कैटलिस्ट का मतलब क्या है, ये जो दोनों चीजें है ना बेटा, ये मेरे को पूरी अभिक्रिया होने के बाद एज इट इज मिल जाती है। इतनी बात क्लियर हो रही है। और ये दोनों चीजें होना जरूरी है इस इक्वेशन को पूरा होने के लिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज कम रह गई या नहीं है तो रिएक्शन पूरी नहीं हो पाएगी बेटा। इतनी बात क्लियर हो रही है। एक और एग्जांपल मैंने ले रखा है, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, और जब मैं इसको सनलाइट, ठीक है, सनलाइट लेता हूँ और क्लोरोफिल लेता हूँ, तो मेरा ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन में, और मेरा ऑक्सीजन बन जाता है। ओके, ये आपको पता होगा, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है।
और आप जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस पूरा होने के लिए मुझे सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, और साथ साथ क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। मतलब सूरज की रोशनी हो रही है, क्या अगर केवल सूरज की रोशनी मिले और मेरे को क्लोरोफिल ना मिले तो क्या ये पूरी इक्वेशन होगी? क्या ग्लूकोज बन पाएगा? आपका आंसर होगा नहीं। इट मीन्स हमारे पास जो कैटलिस्ट है, जो प्रेरक है, वो होना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो इक्वेशन क्या नहीं हो पाएगी बेटा? पूरी नहीं हो पाएगी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? हाँ, एक जो मैंने बताया था चौथा पॉइंट, वो मैंने लिखा नहीं बट मैं आपको बता दूं तो आपको कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ मिलता है डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूटेड, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इस टर्म को भी समझना क्या होता है बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने वहाँ पर केवल 3 ही मेन चीज़ें लिखी थी, बट चौथे भी आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा जिंक, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है नेचर में। अगर मैं इसकी क्या करूँगा बेटा? रिएक्शन कराऊंगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मेशन होगा वो क्या आ जाएगा? ZnSO4, ठीक है, एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर सिंबल नहीं लिखा, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो H2SO4 है वहाँ पर मैं लिखता हूँ डाइल्यूटेड, ठीक है, और जो ZnSO4 मेरा आया है बनके, उसको मैं क्या लिखूंगा? aqueous, यानी कि aqueous सोल्यूशन है, और H2 गैस के रूप में, ठीक है। एक और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद मैं टर्म्स को बताऊंगा क्या मतलब है। Cu, और यहाँ पर ये सॉलिड है, इसकी जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ यानी कि HNO3 के साथ जब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा क्या बनेगा बेटा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, जो कि एक्वस होता है नेचर में, ठीक है, और प्लस में क्या बनेगा मेरा? H2O बनेगा, एंड प्लस में मेरा क्या बनेगा बेटा? NO2, ठीक है, और ये 2NO2 बन जाएगा मेरा। ये गैस के रूप में है, ठीक है, ये लिक्विड के रूप में। अब यहाँ पर ये जो डाइल्यूटेड है और कॉन्सेंट्रेटेड, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। मतलब जिस सॉल्यूशन के अंदर पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है, और एसिड की मात्रा कम है, उसको हम डाइल्यूटेड बोलते हैं। जिस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा क्या है? पानी की मात्रा क्या है? बहुत थोड़ी है, लेकिन एसिड यानी कि अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड। दोबारा बताइए, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट मीन्स पानी बहुत ज्यादा है, एसिड यानी कि अम्ल कम है, उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो जाता है बेटा? पानी कम है लेकिन एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये टर्म्स भी आप लोगों को लिखे हुए कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। और उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, कुछ रह जाता है, आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए था मुझे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आप लोग, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर सकूं। और एक बात और बताऊं आपको, आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे आज में, क्योंकि यहाँ पर मैं कभी कभी 6 लगा रखा है, यहाँ पर भी 6 लग रखा है, और उसके बाद यहाँ भी 6 लग रखा है। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ कहीं 2 नहीं है, बट मैंने आगे 2 लगा रखा है ना। तो ये जो मीन्स क्या कहते हैं, ये सारा का सारा जो चीज़ मैंने कर रखा है ना, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं यहाँ पर सिंबल्स के साथ, ये 2 वगैरह आगे लिखा है, ये बेटा इसलिए किया गया ताकि हमारी जो इक्वेशंस हैं वो संतुलित हो जाए, मतलब बैलेंस्ड हो जाए। तो ये बैलेंस करना आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब आप बैलेंस करना सीखेंगे, हो सके तो आप लोग फॉर्मूले कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और वैलेंसी क्या होती है वो भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों को नाम याद करा सकूं सारे जो 20 एलिमेंट्स हमारे जो 10th क्लास में पूछे जाते ज़्यादातर, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है,
ठीक है, फॉर्मूले कैसे मीन्स क्या कहते हैं हम लोग बना सकते हैं, जैसे Zn है, H2SO4 है, तो ये ऐसे कैसे बन गया, ठीक है, क्यों बन गया, ये सारी की सारी बातें जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पॉज कर करके आप लोग प्रॉपर तरीके से जो आपको होमवर्क मिलता है उसको करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताऊंगा किसने होमवर्क जल्दी करके दिया और अच्छे से करके दिया। तब तक के लिए जो आपका नेक्स्ट होमवर्क है उसको देखिए आप लोग। ये जो है आपका होमवर्क है, तो आप इस होमवर्क को, ठीक है, सारे के सारे लोग मिल करके कर लीजिएगा। ये आपका प्रॉपर होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। मैं इसको वीडियो के एंड में एक पिक ऐड कर दूंगा जिससे कि आप होमवर्क को कॉपी कर सकते हैं और करके मुझे दिखाइएगा। तो जैसे एक एग्जांपल है, वाइज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये पूरा आपका एग्जांपल है। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैंने इंग्लिश में ही क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो अगर आपको कुछ हिंदी समझनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से बता सकूं। तब तक के लिए बाय। आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख करके अच्छे से सीखने की कोशिश कीजिएगा। बाय बाय।